सादर प्रणाम। मैं मारुति नंदन, जिला प्रचार प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिला बलिया। जागृत राष्ट्र भारत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से संघ की कार्य पद्धति के क्रमिक विकास के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। यह कई भागों में होगा, जिसके अलग अलग वीडियो समय समय पर जागृत राष्ट्र भारत के यूट्यूब चैनल पर डाले जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन है कि आप सभी लोग जागृत राष्ट्र भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो देखने के बाद समीक्षात्मक टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जाकर करें। इस वीडियो को शेयर, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि समय समय पर अपलोड होने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। संघ की कार्य पद्धति का विकास भाग 1। किशोर युवकों से संघ कार्य का प्रारंभ हुआ था। सन 1925 में जब संघ का कार्य प्रारंभ हुआ तब डॉक्टर जी की आयु 35 वर्ष की थी। तब तक उन्होंने तत्कालीन स्वतंत्र प्राप्ति हेतु चल रहे सभी आंदोलनों और कार्यों में जिम्मेदारी की भावना से कार्य किया। संघ का कार्य प्रारंभ करने के लिए उन्होंने 12 से 14 वर्षों के आयु वाले कुछ किशोर स्वयंसेवकों को साथ में लेकर नागपुर के शालू भाई मोहिते की जर्जर बाड़े का मैदान साफ करके कबड्डी जैसे भारतीय खेल खेलना आरंभ किया। ऊपरी तौर पर देखा जाए तो यह एक प्रकार का विरोधाभास ही प्रतीत होता है। उनके अनेक मित्रों ने इस कार्य पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा भी था। डॉक्टर हेडगेवार ने आसेतु हिमाचल फैले इस विशाल हिंदू समाज को राष्ट्रीयता के रंग में रंग कर सुसंगठित करने का प्रयास सफल सिद्ध करके दिखाने के उदात्त और भव्य कार्य का आरंभ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शालेय छात्रों के साथ कबड्डी खेलकर किया। डॉक्टर जी का मित्र परिवार काफ़ी बड़ा था। डॉक्टर जी के बहुत सारे मित्र थे, बहुत बड़ा मित्र सर्किल था। फिर भी उन्होंने इन मित्रों को एकत्र कर कोई सभा सम्मेलनों का आयोजन नहीं किया। सार्वजनिक अथवा किसी निजी स्थान पर अपने चहेतों की सभा लेकर भाषण आदि देकर कोई प्रस्ताव आदि पारित करने के चक्कर में भी वे नहीं पड़े। अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष भड़काने वाला भाषण देकर लोगों का उद्बोधन नहीं किया। भारत के उत्थान हेतु मैं एक नए कार्य का श्री गणेश कर रहा हूँ, ऐसी कोई घोषणा भी नहीं की। समाचार पत्रों में लेख आदि लिखकर अथवा जाहिर भाषण में संघ कार्य के विचार और कार्यशैली की कोई संकल्पना यानी ब्लूप्रिंट भी प्रकट नहीं की। ये सारी बातें तत्कालीन प्रचलित पद्धति के अनुसार न करते हुए केवल 20-25 किशोर स्वयंसेवकों को साथ लेकर कबड्डी जैसे देसी खेल खेलने का कार्यक्रम शुरू किया। प्रारंभिक दिनों में इन स्वयंसेवकों के समक्ष भी भाषण आदि देकर संघ विचारों का प्रतिपादन नहीं किया। खेल समाप्त होने के बाद संघ स्थान पर अथवा अन्य समय में अनौपचारिक रूप से इन किशोर स्वयंसेवकों के साथ वार्तालाप हुआ करता था। कबड्डी जैसे खेलों से शाखा का कार्य प्रारंभ होने पर डॉक्टर जी के अनेक मित्रों ने उनसे पूछा कि आप सारे कामों से मुक्त होकर इन छोटे बच्चों के साथ कबड्डी खेलने में क्यों लगे हैं। डॉक्टर जी ने उनके साथ कभी वाद विवाद या बहस नहीं की। तर्क व बुद्धि का सहारा लेकर उन्हें संघ कार्य का महत्व समझाने का प्रयास भी नहीं किया। तब तक किए गए सारे सामाजिक कार्यों से मुक्त होकर वे मोहिते के बाड़े में लगने वाली सायं शाखा में किशोर स्वयंसेवकों के साथ तन्मय होकर खेल कूद में शामिल होने लगे। शाखा के कार्यक्रमों का ठीक ढंग से आयोजन करने
सारे कार्यक्रम अच्छे ढंग से बिना किसी भूल के संपन्न हो, इसके लिए एकाग्रचित्त से वे संघ कार्य में जुट गए। नए शुरू किए गए इस कार्य का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। यह बात भी प्रारंभिक दिनों में उन्होंने स्वयंसेवकों से नहीं कही। केवल तन्मयता से विविध खेलों के कार्यक्रमों में वे रंग जाते और अपने साथ किशोर स्वयंसेवकों को भी रमाने का प्रयास करते और इस प्रकार संघ की शाखा शुरू हुई। जैसा कि देखें कि कबड्डी के खेल के माध्यम से उन्होंने संघ की शाखा शुरू की। शाखा के साथ ही कार्य पद्धति का विकास भी प्रारंभ हुआ, यानी शाखा के साथ भी ही संघ की जो कार्य पद्धति है उसका भी विकास प्रारंभ हुआ। स्वयंसेवकों के साथ परिचय होने के साथ ही अनौपचारिक वार्तालाप शुरू हो गया था। स्वयंसेवकों का नाम, शिक्षा, घर की स्थिति आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद यदि कोई स्वयंसेवक किसी दिन शाखा में नहीं आया तो अन्य किशोर स्वयंसेवकों को साथ लेकर डॉक्टर जी उसके घर जाते थे। इस प्रकार धीरे धीरे स्वयंसेवकों के माता पिता और परिवारजनों के साथ भी परिचय होने लगा। डॉक्टर जी जैसा ज्येष्ठ चरित्रवान कार्यकर्ता अपने बच्चे की पूछताछ करने, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने बड़ी आस्था से अपने घर आता है, यह देखकर स्वयंसेवकों के घर के लोग भी प्रभावित होते। डॉक्टर जी सबके घर जाते हैं यह देखकर कि इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा महान व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति उनके बच्चे का हालचाल लेने उनके घर जाता है, इससे उनको गर्व महसूस होता था, अभिभावकों को गर्व महसूस होता था। डॉक्टर जी के अपने घर आने से उन्हें बड़ी खुशी होती। कोई स्वयंसेवक यदि गंभीर रूप से बीमार होता तो डॉक्टर जी बड़े चिंतित रहते। उस बीमार स्वयंसेवक के लिए अस्पताल से दवाई लाने, इलाज करने वाले डॉक्टरों से आस्थापूर्वक पूछताछ और विचार विनिमय करने तथा आवश्यक हुआ तो बीमार स्वयंसेवक की सेवा शुश्रूषा के लिए रात भर जागरण करने के लिए स्वयंसेवकों को उसके पास भेजने की व्यवस्था करने के लिए की जाती थी। इस प्रकार के व्यवहार से स्वयंसेवकों में परस्पर मैत्रीपूर्ण संबंध अधिक मजबूत होने लगे। साथ ही प्रत्येक स्वयंसेवक के विचारों एवं भावनाओं का भी डॉक्टर जी का परिचय होने लगा। स्वयंसेवकों के सुख दुख में समरस होने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। स्वयंसेवकों में सगे भाई से भी अधिक आत्मीयता के परस्पर संबंध बनने लगे। परस्पर हृदयस्थ विचारों से परिचित होकर निरपेक्ष स्नेह से मित्रता कैसे स्थापित की जाए, नए नए विश्वासपात्र मित्र कैसे बनाए जाए आदि बातों के संबंध में डॉक्टर जी ने अपने प्रत्यक्ष व्यवहार से स्वयंसेवकों को संस्कारित किया। स्वयंसेवकों के घनिष्ठ मित्रों का यह परिवार धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दूसरे के साथ आत्मीयता से जुड़े स्वयंसेवकों का यह परिवार और उस परिवार के मुखिया के रूप में डॉक्टर जी, इस तरह संघ का स्वरूप धीरे धीरे विकसित होने लगा। सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने का व्यापक अनुभव डॉक्टर जी को प्राप्त था। इसलिए डॉक्टर जी का स्वयंसेवकों के साथ हंसना, खेलना, बोलना आदि बड़े अनौपचारिक ढंग से चलता था। माने हंसना, खेलना, बैठना बड़े अनौपचारिक ढंग से चलता रहता था। ये अनौपचारिक बैठकें उनके घर में ही होती थी। अनौपचारिक जितनी भी बैठकें होती थी डॉक्टर जी के घर में ही होती थी। इन बैठकों में होने वाले वार्तालापों में डॉक्टर जी अनेक घटनाओं के संदर्भ में बड़ी सहजता से अपने अनुभवों को सुनाते। ये अनुभव बड़े बुद्धिप्रद होते। साथ में हंसी मजाक और दिल्लगी का दौर भी चलता था। इसलिए ये बैठकें कभी कभी घंटों चलती रहती। सभी स्वयंसेवक इतने रम जाते कि समय का किसी को ध्यान नहीं रहता था। यानी बैठकें बड़ी रोचक होती थी। गंभीर मुद्दों के साथ साथ हंसी मजाक भी चलता रहता था। कुछ चुटकुले आदि सुनाए जाते थे, जिससे बैठकें बोरिंग नहीं होती थी, उबाऊ नहीं होती थी
जबकि उन बैठकों में बैठक मजेदार होते थे जिससे स्वयंसेवक उसमें रम जाते थे। संघ के कार्य में बैठक शब्द एक नए अर्थ में स्वयंसेवकों में प्रचलित हुआ। अनौपचारिक वार्तालाप व हास्य विनोद से परस्पर मनों को जोड़ने वाली एक नई कार्यशैली विकसित हुई। इन बैठकों में डॉक्टर जी अनेक घटनाओं के संदर्भ में अपने अनुभवों के साथ बड़े रोचक ढंग से जानकारी प्रस्तुत करते। इसमें विनोद के साथ अत्यंत सरल शब्दों में राष्ट्रीय भावना के लिए पोषक मार्गदर्शक दर्शन भी होता। तरह तरह के मानवीय स्वभावों, अंतर्मन की भावना को प्रकट करने वाले रोचक उद्गारों, शब्द प्रयोगों को लेकर समाज में प्रचलित समाज की स्थिति को भी समझाने का प्रयास भी होता। यह सब हंसी विनोद के साथ चलता और इसलिए इन बैठकों के प्रति स्वयंसेवकों का आकर्षण बढ़ने लगा। डॉक्टर जी के निवास स्थान पर नित्य अधिकाधिक संख्या में ये बैठकें रात्रि के 9 बजे से रात्रि के 12 बजे तक चलती रहती। डॉक्टर जी ने इन बैठकों में स्वयंसेवकों को खुले दिल से अपनी बातें कहने की भी आदत डाली। इन बैठकों में डॉक्टर जी ने स्वयंसेवकों को यह आदत डाली कि वो इन बैठकों में अपने मन के खुले मन से बात करें। वार्तालाप का सूत्र टूटने न पाए, स्वयंसेवक अपना विचार व्यक्त करते समय भटकने न लगे, विचार प्रकटन में संगति बनी रहे, इसकी चिंता डॉक्टर जी बड़ी कुशलता से करते। इन बैठकों में स्वयंसेवकों के गुण अवगुणों का निरीक्षण भी होता, यानी कि इन बैठकों में स्वयंसेवकों के क्या गुण है क्या अवगुण है इसका भी निरीक्षण होता। बैठक में कौन कौन उपस्थित थे, किसने कौन सी शंका व्यक्त की, उस पर कौन क्या क्या बोले आदि सारे वार्तालाप की बारीकियों को ध्यान में रखा जाता। इससे हर एक के स्वभाव, बोलने की शैली, विषय प्रतिपादन करने की कुशलता, उसके कर्तृत्व और उसकी गुण संपदा बढ़ाने के लिए क्या क्या आवश्यक है आदि बातों का निदान भी होने लगा। स्वयंसेवकों एवं समाज के अन्य बांधवों के साथ प्रेम से सीधे सरल शब्दों में किस तरह बातचीत की जाए, अपने कार्यों के प्रति उसकी सहानुभूति और अनुकूलता अर्जित करने के लिए मित्रता कैसे सुदृढ़ की जाए, सामूहिक चिंतन और विचार विनिमय में अपने विचार किस तरह व्यक्त किए जाएं, ऐसी अनेक छोटी छोटी प्रतीत होने वाली किंतु संघ कार्य को मजबूती से खड़ा करने के लिए आवश्यक बातों का डॉक्टर जी बड़ा ध्यान रखते। जहां आवश्यक हो वहीं वे मार्गदर्शन करते। अपने मित्रों और सहयोगियों को परस्पर अनुकूल बनाने में उपयोगी सिद्ध हो सके ऐसी पद्धति से बैठकों में अथवा परस्पर वार्तालाप में बोलने की आदत डॉक्टर जी ने स्वयंसेवकों में डाली। प्रत्येक स्वयंसेवक के मन में आस्थापूर्वक अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए संघ कार्य करने की इच्छा होती है। हरेक की बोलचाल की शैली में भिन्नता स्वाभाविक है। यह जानते हुए प्रत्येक स्वयंसेवक के विचारों का यथोचित आदर करते हुए उनके विचारों को सुनने के बाद संपूर्ण समाज व देश के हित में वस्तुनिष्ठ विचारों का प्रतिपादन और अंत में निष्कर्ष के रूप में सर्वसम्मति से सबके सामने उल्लेख करना और जो दोष दिखाई दे उनका उल्लेख सबके सामने न करते हुए संबंधित व्यक्ति से अकेले में बातचीत कर उस दोष को दूर करने का प्रयास करना। धीरे धीरे यह आदत सभी स्वयंसेवकों की हो गई। हर एक स्वयंसेवक का स्वभाव वैचित्र्य होने के कारण अभिव्यक्ति का ढंग भी अलग होता है। यह होते हुए भी इन सभी वैचारिक और व्यवहारिक सामंजस्य प्रतिस्थापित करने की पद्धति से डॉक्टर जी ने हर एक स्वयंसेवक के जीवन को एक नई दिशा दी। स्वयंसेवकों में भी सामंजस्य की आदत विकसित होती गई। परिणाम स्वरूप नए नए मित्रों से पहचान, उनके साथ घनिष्ठता में वृद्धि, उनके साथ संपर्क से संघ के विचारों और कार्यों के प्रति सहानुभूति और निकटता बढ़ाकर उन्हें संघ की शाखा में लाने का प्रयास होने लगा। प्रारंभ में प्रत्येक स्वयंसेवक के साथ डॉक्टर जी का संपर्क बना रहा, किंतु जैसे जैसे कार्य बढ़ता गया वैसे वैसे केवल
प्रमुख कार्यकर्ताओं से नित्य का संबंध और व्यक्तिगत बातचीत में मार्गदर्शन करना ही डॉक्टर जी के लिए संभव हो पाया। संघ कार्य प्रारंभ होने पर हर एक बैठक में डॉक्टर जी स्वयं सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर संघ कार्य से संबंधित सभी विषयों का चिंतन और विचार विनिमय किया करते थे। उनके मन में संघ कार्य की पूर्ण रूपरेखा और कार्य विस्तार की पूर्ण संकल्पना स्पष्ट रूप में थी। फिर से सुनेंगे। उनके मन में संघ कार्य की पूर्ण रूपरेखा और कार्य विस्तार की पूर्ण संकल्पना स्पष्ट रूप में थी, किंतु सारे कार्यकर्ता स्वयंसेवक तो किशोर युवक थे। उनकी उम्र भी उस समय 12 से 14 वर्षों की रही होगी। फिर भी कार्य के संबंध में विचार विनिमय व सामूहिक चिंतन से सर्वसम्मत निर्णय लेने की कार्य पद्धति इन कार्यकर्ताओं की बैठक में ही विकसित एवं रूढ़ हुई। संबंधित सभी कार्यकर्ताओं के साथ वार्तालाप होने के बाद ही सर्वसम्मत निर्णय लेना यह संघ की कार्य पद्धति का अंग बन गया। आदेश देने वाला नेता एक और बाकी सारे अनुयायी अथवा विचार चिंतन निर्णय करने वाला केवल एक नेता और बाकी सारे उसकी आज्ञा का पालन करने वाले, इस प्रकार की कार्य पद्धति डॉक्टर जी त्याज्य मानते थे। यानी कि इस प्रकार की कार्य पद्धति को डॉक्टर जी उचित नहीं मानते थे, योग्य नहीं मानते थे, उसको त्याज्य मानते थे। सबके साथ खुले वातावरण में मुक्त विचार विमर्श कर सबके विचारों का यथोचित आदर करते हुए वस्तुनिष्ठ और कार्य को प्रमुखता देकर पंच परमेश्वर की भावना से बैठक में लिए गए निर्णय को शिरोधार्य मानकर सभी ने मनःपूर्वक कार्य करने की पद्धति संघ में विकसित हुई। इसी में से हरेक की थोड़ी बहुत वैचारिक मत भिन्नता के बावजूद सबके हृदयों को एक साथ जोड़ने, एक दिल से कार्य करने की तथा राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत संघ शक्ति निर्माण करने वाला राजमार्ग प्रशस्त होता गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने संघ कार्य पद्धति के क्रमिक विकास के भाग 1 को सुना। इसमें जहाँ कहीं भी मुझसे त्रुटि हुई हो उसके लिए मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी लोग मुझे क्षमा करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए, इसमें इसकी बातें पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और इस जागृत राष्ट्र भारत के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सभी को सादर प्रणाम।